एक ऐसा लीज जो हुआ था 1863 में और एक डिस्प्यूट जो चला पूरे 80 साल तक। एक लैंडलॉर्ड, एक टेनेंट और रेंट के छोटे छोटे डिफ़ॉल्ट्स ने क्रिएट किया एक बड़ा लीगल सवाल। क्या एक टेनेंट को लिखित नोटिस देना ज़रूरी है अगर उसने रेंट टाइम पर नहीं दिया? यही था नामदेव लोकमान लोधी वर्सेस नर्मदाबाई एंड अदर्स 1953 का मुद्दा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जस्टिस और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का एक फाइन बैलेंस। ये केस सिर्फ रेंट और प्रॉपर्टी का नहीं था, ये था एक डिबेट बिटवीन लॉ की लिखी लाइन और इक्विटी का इंसाफ। केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां बेंच थी जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस SR दास की। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 111 क्लॉज G और सेक्शन 114 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एप्लीकेशन पुराने लीजेस पर कैसे होता है, स्पेशली उन लीजेस पर जो एक्ट के आने से पहले एग्जीक्यूट हुए थे। स्टोरी शुरू होती है 1 जुलाई 1863 से। रामाबाई ने अपनी 2 ज़मीनें मुंधावा, पूना में लीज पर दी थी एक व्यक्ति को, लाधा इब्राहिम सेठ को। लीज में लिखा था अगर रेंट टाइम पर नहीं दिया गया तो टेनेंट अपने राइट्स खो देगा। बाद में 1870 में सेठ ने ये लीज बेच दी गिरधारी बलराम लोधी को और लोधी फैमिली ने उसके बाद लगातार रेंट डिफ़ॉल्ट शुरू कर दिए। 1913 से लेकर 1938 तक 5 बार कोर्ट केसेस हुए। हर बार टेनेंट ने रेंट लेट दिया, हर बार लैंडलॉर्ड ने केस फाइल किया और हर बार कोर्ट ने इक्विटेबल रिलीफ देकर टेनेंट को बचाया। लेकिन 1941 में जब फिर से रेंट डिफ़ॉल्ट हुआ, लैंडलॉर्ड का पेशेंस ख़त्म हो गया और एक नया सूट फाइल हुआ जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के सामने 2 मेन सवाल थे। पहला, क्या एक नोटिस इन राइटिंग जैसा सेक्शन 111 क्लॉज G में लिखा है ज़रूरी है उन लीजेस के लिए जो 1930 से पहले बने थे? और दूसरा, क्या एक टेनेंट जो बार बार रेंट डिफ़ॉल्ट करता रहा है फिर भी सेक्शन 114 के तहत इक्विटेबल रिलीफ क्लेम कर सकता है? टेनेंट के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया, माय लॉर्ड, सेक्शन 111 क्लॉज G के हिसाब से फॉरफीचर तभी वैलिड होगा जब लेसर लिखित नोटिस दे। ये रूल इक्विटी और फेयर प्ले का पार्ट है और पुराने लीसेस पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने कुछ मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट्स का सहारा लिया, जैसे उमर पुलावर वर्सेस दाऊद राउटर 1947, और कहा कि लीज ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होती जब तक रिटर्न नोटिस नहीं दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कोर्ट को सेक्शन 114 के तहत रिलीफ देना चाहिए क्योंकि रेंट तो अब दे दिया गया है। लैंडलॉर्ड के लॉयर्स ने कहा ये लीज तो 1863 का है, उस वक्त सेक्शन 11 क्लॉज G एग्जिस्ट ही नहीं करता था और 1929 का अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा कि लीज में खुद लिखा हुआ है अगर रेंट नहीं दिया गया तो लीज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, तो लिखित नोटिस की ज़रूरत ही नहीं थी। और जब लैंडलॉर्ड ने 1941 में सूट फाइल किया, वहीं उसकी इंटेंशन का प्रूफ था कि वो फॉरफीचर इन्फोर्स कर रहा है। उन्होंने टेनेंट को क्रॉनिक डिफ़ॉल्टर बताया और कहा कि कोर्ट ने पहले ही 3 बार इंसाफ दे दिया, अब और लीनियंसी नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड्स को सुन के कहा, पहली बात, सेक्शन 111 क्लॉज G का रिटर्न नोटिस रिक्वायरमेंट एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, कोई इक्विटेबल प्रिंसिपल नहीं, इसलिए ये उन लीजेस पर अप्लाई नहीं होता जो 1 अप्रैल 1930 से पहले बने थे। दूसरी बात, फॉरफीचर क्लॉज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग थी, यानी रेंट ना देने पर लीज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई थी और लैंडलॉर्ड का सूट फाइल करना ही उसके इंटेंशन को दिखाता है। और तीसरी बात, कोर्ट ने सेक्शन 114 के तहत इक्विटेबल रिलीफ देने से मना कर दिया क्योंकि टेनेंट हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर था और इक्विटी उन लोगों की मदद करती है जो क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट आते हैं। कोर्ट ने कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। पहला, प्री 1930 लीजेस के लिए रिटर्न नोटिस ज़रूरी नहीं है। दूसरा, सूट फाइल करना ही लैंडलॉर्ड की इंटेंशन शो करता है। तीसरा, रिलीफ अंडर सेक्शन 114 ऑटोमेटिक नहीं है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। और चौथा, इक्विटी का यूज़ तभी होता है जब टेनेंट का कंडक्ट ऑनेस्ट और फेयर हो। तो नामदेव लोकमान लोधी वर्सेस नर्मदाबाई एक ऐसा जजमेंट था जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ और इक्विटी दोनों अपनी जगह पर वैलिड हैं, लेकिन हैबिचुअल डिफ़ॉल्ट्स के लिए कोर्ट सिंपैथी नहीं दिखा सकता। ये केस एक लैंडमार्क डिसीजन है जो बताता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस और इक्विटेबल प्रिंसिपल्स के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।